नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सेकंड यूनिट के अंदर रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हमने अर्ध तरंग दृष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर मुख्य रूप से हमने उसके स्ट्रक्चर को देखा और हमने 2 पॉइंट उसके पढ़े थे। एक था उसका आरएमएस मान और एक था उसका औसत मान। आज हम इसकी दक्षता यानी इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन और इसके साथ साथ रिपल फैक्टर यानी उर्मिका गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको ये बताएगा कि एक प्रकार से जो दृष्टकारी है वो कैसे काम करता है, क्या उसकी दक्षता है, कितना उसके अंदर दृष्ट करने की क्षमता होती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। आज हमारा जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 16 इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जैसा कि जानते हैं आप बीएससी बीएड थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और सॉलिड स्टेट आता है, उसके 4 नंबर यूनिट का लेक्चर नंबर है 3। ये कंटिन्यू चल रहे हैं, तो किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करें आप और नोट्स बनाते रहें। दृष्ट कार्य की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर। देखो, दक्षता को कैसे डिनोट किया जाएगा? जो आउटपुट पावर है, जो आउटपुट डीसी पावर है किसी भी दृष्ट कार्य की, उसका और जो इनपुट आपकी एसी पावर है, उन दोनों का रेशियो जो है, अनुपात है, उसे दक्षता से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रतिशत दक्षता निकालनी है तो गुणा में हम 100% लगा देंगे। किसी दृष्ट कार्य की दक्षता को निर्गत दृष्ट शक्ति, ध्यान से देखना, निर्गत यानी आउटपुट डीसी पावर तथा निविष्ट यानी कि इनपुट निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति अल्टरनेटिंग पावर को के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। दृष्ट कार्य की दक्षता नीटा से रिप्रेजेंट की जाएगी, निर्गत दृष्ट शक्ति बटे निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति गुणा में 100%, और इसका सिंबल हो जाएगा नीटा बराबर PDC, ठीक है, अपॉन PAC इंटू 100%। इक्वेशन नंबर आ गई 7। अब अपना काम ये होगा कि हमें PDC और PAC की वैल्यू फाइंड करनी होंगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इन वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इफिशियंसी की मिल जाती है। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि P पावर बराबर होता है I²R। देखिए, नॉर्मल अगर हम बात करें तो P बराबर होता है VI और V बराबर ओम के नियम से क्या होता है RI। तो RI मतलब 1I तो गुणा में पहले से एक फॉर्मूले से आ गया, तो I²R हुआ ना, तो ये I²R है। अब यहाँ पे देखें, आपको डीसी निकालनी है आउटपुट की, तो आउटपुट में तो लोड रेजिस्टेंस RL आता है, तो लोड प्रतिरोध RL से निर्गत दृष्ट शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पे मैंने पावर को PDC से रिप्रेजेंट कर दिया और ये फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में चेंज करके I²DC इंटू RL को रख दिया। अब आप IDC का मान कल निकाल चुके थे। IDC का मान होता है IM बटे पाई, और IM जो शिखर मान होता है, आयाम होता है, उसका मान होता है EM बटे R प्लस RL के बराबर होता है। यहाँ पर ये IM का मान है, ठीक है। अब देखें, ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो PDC का मान यहाँ से आ जाएगा, IDC बराबर आ जाएगा, आप देख सकते हैं EM² अपॉन पाई² RL और R प्लस RL की होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे IDC स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो टोटल इसकी स्क्वायर हो जाएगी। IM का मान यहाँ पर है, तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण नंबर 8 के रूप में PDC का मान आ जाएगा। अब हमें PAC का मान ज्ञात करना है तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति यानी PAC ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के, देखो जो इनपुट पावर है वो 3 प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। जो डायोड का प्रतिरोध था RF, जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध था RS, और आपका लोड प्रतिरोध RL। क्योंकि आउटपुट में तो सिर्फ RL ही आएगा, लेकिन इनपुट में तो सभी आ जाते हैं। तो धारा प्रवाह के कारण 6 शक्ति के योग के बराबर होगा। यानी आपकी जो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति है उसमें फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्म तो वही रहेगी, P बराबर I²R, लेकिन यहाँ पर I जो है उसकी जगह I²RMS आएगा, क्योंकि AC के अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। और इनटू में जो R आएगा उसकी जगह टोटल प्रतिरोध आ गया RS प्लस RF प्लस R। और आपको याद हो तो मैंने RS प्लस RF को कल R लिखा था शॉर्ट में, तो PAC का मान यहां से आएगा I²RMS R प्लस RL। अब हमें I²RMS का मान निकालना है, ये हम कल निकाल चुके थे। तो यहाँ पे देखें, I RMS का मान होता है IM बटे 2, ये हमने कल निकाला था।
और IM का मान अभी मैंने बताया था EM बटे R प्लस RL होता है। तो यहाँ पर IRMS का मान क्या हुआ, EM बटे 2 R प्लस RL। और ये अपने फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो PAC क्या आएगा, EM स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये I स्क्वायर RMS था फॉर्मूले में, तो EM स्क्वायर अपॉन 4 R प्लस RL की होल स्क्वायर, और R प्लस RL यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा आपके पास गुणा में पहले से। तो यहाँ क्या होगा, एक इसकी घात है वो कट जाएगी, पावर कट जाएगी, और हमारे पास बचेगा PAC EM स्क्वायर अपॉन 4 R प्लस RL। समीकरण नंबर आ जाएगी, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 9। अब हमारे पास PAC और PDC दोनों के मान आ गए। तो हमारा नीटा का फॉर्मूला होता है PDC अपॉन PAC। अगर 100% में निकालना है तो गुणा में हम परसेंटेज में निकालना है तो गुणा में 100% हम मल्टीप्लाई में लगा देंगे। नीटा बराबर PDC का मान ये रहा EM स्क्वायर RL अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL की होल स्क्वायर इनटू PAC का मान रखेंगे तो EM स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और जो अपॉन में 4 R प्लस RL था वो ऊपर चला जाएगा इनटू में 100%। यहाँ से देख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, EM स्क्वायर से EM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा नीटा बराबर ऊपर बचा 4 RL नीचे पाई स्क्वायर, और एक यहाँ से R प्लस RL बच जाएगा इनटू में 100%। ये आपका नीटा आ जाएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, RL को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ RL जब कॉमन लूंगा तो R बटे RL लग जाएगा, और इस RL की जगह 1 हो जाएगा, ये RL आ जाएगा बाहर। कॉमन लेना तो आपको आता ही है। इस RL से ये ऊपर वाला RL है वो खत्म हो जाएगा, इसको हटाने के लिए हमने कॉमन लिया। अब देखिए नीटा बराबर क्या बचा, जब 4 अपॉन पाई स्क्वायर को सोल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 40.6 40.6 मिलेगा इनटू इसका 100%, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद। अच्छा, नीचे बचेगा 1 प्लस R अपॉन RL। ये यहाँ पर समीकरण नंबर 10 है, वो दक्षता के अंदर फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब इसमें RL की वैल्यू को कम ज्यादा करके आप दक्षता को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें बतानी हो कि यहाँ पर अधिक से अधिक दक्षता कितनी आ सकती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हमें ये RL की वैल्यू को बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। सपोज करें कि RL की वैल्यू को मैंने इन्फिनिटी ले लिया। कितना ले लिया, इन्फिनिटी। तो R अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, ये तो होगा 0, और 1 प्लस 0 क्या होगा 1, यानी कि यहाँ पर नीटा आएगी 40.6%। यानी जब RL की वैल्यू इन्फिनिटी हो, बहुत ज्यादा हो, अनंत हो, उसी कंडीशन में आपका दक्षता जो है वो आपका 40.6% आता है, यानी अधिकतम होता है। इसके अलावा आप RL के मान को कम ज्यादा करके दक्षता को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें अधिक से अधिक दक्षता प्राप्त करनी हो तो हमें ये करना होगा कि हमें RL को बहुत अधिक उच्च मान का यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता जो है वो 40.6% होती है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट यही वो एक गुणांक है, उर्मिका गुणांक जिसे कहते हैं, रिपल फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं, जो ये डिसाइड करेगा कि कोई दिष्टकारी किस प्रकार से AC को DC से अलग करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। इसमें से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1.5 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, और बड़े क्वेश्चन के रूप में तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पॉइंट है ही। तो इसमें देखें, दिष्ट कण के पश्चात जब आपने दिष्ट कण कर दिया तो जो निर्गत धारा या वोल्टता है उसमें जो भी स्पंदन शेष रह जाते हैं, स्पंदन का मतलब जो AC घटक शेष रह जाएंगे उन्हें आप उर्मिका बोलते हैं, यानी रिपल बोलते हैं। ये प्रत्यावर्ती घटक होते हैं। अधिकतम दक्षता के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखें, अधिकतम दक्षता अगर चाहिए तो दक्षता क्या है, दक्षता है दिष्टकण करने की। और दिष्टकण क्या है, AC को DC से अलग करना। और हमारे पास दिष्टकण के बाद जो मिल रहा है उसमें AC घटक भी आ रहे हैं, यानी प्रत्यावर्ती घटक आ रहे हैं। अगर हमें उर्मिका गुणांक को कम से कम कर दिया जाए, अगर हम उर्मिका गुणांक को कम से कम कर दें तो हमारे जो AC घटक है वो भी कम हो जाएंगी, यानी दिष्टकण बहुत अधिक प्रभावी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको दक्षता ज्यादा चाहिए तो आपको उर्मिका गुणांक का मान न्यूनतम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी परिभाषा देखें। निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका के प्रभावी मान, देखें, प्रभावी मान RMS वैल्यू होती हैं, यानी AC के अंदर आती हैं। निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका के प्रभावी मान व दिष्ट घटक के मान का अनुपात उर्मिका गुणांक कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है, जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला देख सकते हो, R बराबर
निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान, जो लास्ट में आपको घटक मिलेंगे प्रत्यावर्ती, उनका प्रभावी मान क्या है, बटे में निर्गत औसत या दिष्ट घटक का मान क्या है। कहने का मतलब उर्मिका गुणांक सिर्फ इतना ही है कि मान लो दिष्ट कर्ण करने के बाद आपको लास्ट में जो आउटपुट मिली उसमें एसी भी घटक हैं और डीसी घटक भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे दिष्ट कर्ण बोलते हैं क्योंकि हम तो दिष्ट कर्ण कर रहे हैं। तो एसी के घटक कितने हैं और डीसी के कितने हैं, उन दोनों का अनुपात अगर हम ले लेंगे तो वही आपका क्या होगा, उर्मिका गुणांक होगा। यहां पर आप देख सकते हैं R बराबर आई ए सी अपॉन आई डी सी, यानी एसी वैल्यू कितनी है, डीसी वैल्यू कितनी है, समीकरण नंबर 12, इन दोनों का अनुपात उर्मिका गुणांक होगा। अब मैं आपको बता देता हूं इस फॉर्मूले के बाद आपको क्या करना है, आपको IAC का मान निकालना है। इतना याद रखें, यहां से IAC का मान निकालना होगा IDC की फॉर्म में और फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो उर्मिका गुणांक आ जाएगा। अब देखें लोड में कुल शक्ति क्या होगी, भाई आउटपुट की बात करें तो लोड की बात करनी पड़ेगी, लोड प्रतिरोध की बात करनी पड़ेगी, भाई आई स्क्वायर आर बराबर यानी आई स्क्वायर RMS इंटू RL, ठीक है। अब जो आपको जो आउटपुट मिलेगी उसके अंदर दिष्ट और प्रत्यावर्ती घटक दोनों हैं और दोनों की पावर है, मतलब तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को दो घटकों में तोड़ना पड़ेगा, एक तो डीसी के लिए एक एसी के लिए। आई स्क्वायर डीसी RL प्लस आई स्क्वायर एसी RL, और ये दोनों किसके बराबर होंगी, आई स्क्वायर RMS के बराबर होंगी क्योंकि दोनों का मिलकर प्रभावी मान है। तो आई स्क्वायर डीसी प्लस आई स्क्वायर एसी, और यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था IAC का मान निकालना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं कि आप यहां से आई स्क्वायर एसी को कर देंगे अलग, यानी आई स्क्वायर डीसी इसमें से माइनस हो जाएगी और मेरे पास ये समीकरण आ जाएंगी और IAC का मान अंडर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर है, आई स्क्वायर RMS माइनस आई स्क्वायर डीसी, और ये मान हम कहाँ रखेंगे, ये मान हम IAC का यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 12 में। तो R बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर IAC का मान आ गया, आई स्क्वायर RMS माइनस आई स्क्वायर डीसी अपॉन आई डीसी। अब देखें टोटल के ऊपर मेरे को वर्गमूल लगाना है, टोटल के ऊपर 1/2 पावर मतलब वर्गमूल लगाना है, तो इसे आई स्क्वायर डीसी मेरे को लिखना पड़ेगा, फिर मैं पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा सकता हूं, यानी मैंने ये लगा दी पावर 1/2 और इसको लिख दिया आई स्क्वायर डीसी। ध्यान देना जहां पर आई डीसी था यहाँ पे आई स्क्वायर डीसी लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को कंप्लीट के ऊपर वर्गमूल लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, इस आई स्क्वायर डीसी का इसमें और इसमें एक एक बार भाग दे दूंगा, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं R बराबर आई स्क्वायर RMS अपॉन आई स्क्वायर डीसी माइनस 1 और टोटल पावर 1/2, इक्वेशन नंबर होगी 13। अब यहां से आप देखें कि हमें आई स्क्वायर RMS और IDC का मान रखना है और ये हम कल वाले वीडियो में निकाल चुके थे। तो आई स्क्वायर RMS का मान होता है IM/2, तो यहाँ पे IM स्क्वायर बटे 4 हो गया, गुणा में IDC यहाँ पे नीचे है और IDC का मान होता है IM बटे पाई, तो IM स्क्वायर नीचे आ जाएगा और पाई स्क्वायर चला जाएगा ऊपर क्योंकि ये अनुपात में है -1। यहाँ से IM स्क्वायर से IM स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा R बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 की पावर 1/2। यहाँ से पाई स्क्वायर का मान आप देख सकते हैं इतना आएगा, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 1.21 आता है उर्मिका गुणांक का मान और परसेंटेज में आता है 121%, यानी काफी ज्यादा है उर्मिका गुणांक का मान, इसीलिए यहाँ पर एसी घटक ज्यादा प्राप्त होंगे अर्धतरंग दिष्ट कार्य से। इसके बाद होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वोल्टता नियमन या स्थायीकरण वोल्टेज रेगुलेशन किसे कहते हैं। दिष्ट कार्य से निर्गत वोल्टता के परिवर्तन को मापने के लिए, दिष्ट कार्य से जो निर्गत वोल्टता आपको मिल रही है उसमें जो परिवर्तन है उसको मापने के लिए वोल्टता नियमन प्रतिशत का उपयोग होता है। वोल्टता नियमन RL बराबर अनंत के लिए या दिष्ट धारा शून्य होने की स्थिति में निर्गत दिष्ट वोल्टता में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि वोल्टता नियमन क्या बताता है। वोल्टता नियमन या तो RL बराबर अनंत हो या दिष्ट धारा शून्य हो, उस कंडीशन में जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है उसमें जो परिवर्तन होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसको वो शो करेगा। यहाँ पर दो तरीके से हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यदि लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, यानी जब ये प्रेजेंट नहीं हो, लोड प्रतिरोध लगा हुआ नहीं हो, उस कंडीशन में जो हमारी निर्गत वोल्टता है उसे VNL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। N का मतलब है नो
एल का मतलब लोड, यानी VNL का मतलब होता है नो लोड, और उपस्थिति में होता है VFL, एफ का मतलब फुल और एल का मतलब जानते हैं, तो यहाँ पे VFL यानी फुल लोड हो जाएगा जब RL प्रेजेंट होगा तो VFL, जब वो प्रेजेंट नहीं होगा तो VNL। और यहाँ से प्रतिशत वोल्टता नियमन का फॉर्मूला आता है VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें हम दो तरीके की बात करते हैं, एक होता है लाइन नियमन और एक होता है लोड नियमन। यदि निवेशी वोल्टता में परिवर्तन से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन हो, ध्यान दीजिए, यदि निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करने से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन हो तो उसे लाइन नियमन द्वारा मापा जाता है। लाइन नियमन में देखें वोल्टेज का अनुपात है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज में परिवर्तन से वोल्टेज में परिवर्तन है। इनपुट वोल्टेज में चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज में अगर चेंज हो तो उसे लाइन नियमन से मापा जाएगा। डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा VI, आउटपुट डेल्टा परिवर्तन को दिखा रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट। एक होता है लोड नियमन, इसमें धारा आ जाएंगी। यदि लोड धारा में परिवर्तन से, लोड धारा कौन सी होगी, जो धारा RL में से प्रवाहित हो रही है उसके परिवर्तन से अगर निर्गत वोल्टता में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे लोड नियमन कहते हैं। और लोड नियमन को आप ऐसे दिखाएंगे निर्गत वोल्टता में VNL माइनस VFL अपॉन डेल्टा IL। ठीक है, यहां से देखें ध्यान से, ये फॉर्मूला देखें आप, इसमें VFL था और यहां पर आपको लोड नियमन में डेल्टा IL लिखना होता है। ये लोड नियमन का फॉर्मूला है। वोल्टता स्थायीकरण करने वाला जो उपकरण है उसे वोल्टता स्थायीकारी कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, जिसमें जेनर डायोड का उपयोग होता है। ये पॉइंट आप याद रखें कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग होता है, 1 नंबर 1.5 नंबर में प्रश्न हो सकता है जेनर डायोड का। अब इसका एक लास्ट पॉइंट और आता है, इसके बाद ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। प्रतीप शिखर वोल्टता, देखें जब डायोड पर विद्युत चालन नहीं हो रहा हो उस कंडीशन में उस डायोड के सिरों पर जितनी अधिकतम वोल्टेज होती है उसी को हम प्रतीप शिखर वोल्टता कहते हैं। वह अधिकतम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है, यह अधिकतम वोल्टता निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के तुल्य होती है। यानी जो इनपुट AC वोल्टेज है उसका जो शिखर मान होता है, पीक वैल्यू होती है, उसके तुल्य होती है और वो होती है आपकी EM। तो यहाँ पर प्रतीप शिखर वोल्टता का मान अर्ध तरंग दृष्टिकारी में PIV, इसको शॉर्ट में कहते हैं, EM के बराबर होता है। तो ये हमारा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर हम सेतु दृष्टिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।